ये तो तय है कि आप 2006 बैच की टॉपर बनी हैं। सबसे पहले तो मैं ये इस भ्रांति का निराकरण करना चाहूँगी कि मेरा आईएएस और आईपीएस दोनों में चयन नहीं हुआ। लेकिन एग्ज़ाम देते समय जब मैंने इस सेवा का चुनाव किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझ में कहीं न कहीं एक लीडरशिप की क्वालिटी शायद मुझे प्रेरित कर रही है। समाज के बीच काम करने की जो इच्छा है वो मुझे प्रेरित कर रही है। कैसे आप सामंजस्य करते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को, क्योंकि देखा कि 2 साल की बच्ची को आप गोद में लेके गश्त पे निकली थी। मुझे किसी थाने पर किसी मुलजिम से कुछ पूछताछ के लिए जाना था और संयोग से उसी समय बच्ची के सोने का समय हो रहा था तो उसको साथ में लेकर के मैं चली गई। ध्यान असल में होता क्या है और क्या आम आदमी इससे आसानी से जुड़ सकता है? कान्हा शांति वनम हैदराबाद में लगभग 1600 एकड़ परिसर में है, जहाँ 1 लाख लोग बैठ करके एक साथ ध्यान का अनुभव करते हैं। योग और ध्यान ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपनी पूरी तैयारी में अपने साथ रखी, उनका अभ्यास किया। प्राणी मात्र में प्रेम और प्रकृति के साथ सामंजस्य को स्थापित करे, ऐसा एक मूल गुण, मूल सिद्धांत लोगों को तक, जनमानस तक पहुंचाने का कार्य ये संस्था कर रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि एक तरह का संतुलन और उस पल की आवश्यकता में हमें क्या करना चाहिए, इसका निर्णय बहुत सटीक तरीके से और बहुत सहज तरीके से ध्यान की वजह से आने लगता है। माँ ने क्या कहा, बेटा स्कूल ध्यान से जाना। पिता ने क्या कहा, ध्यान से पढ़ना। टीचर ने कहा, ध्यान से बैठना। खाना, सोना, बैठना, हर चीज में कौशन यूज हुआ है, उसका नाम ध्यान है। कई बार ऐसे केस देखने पड़ते हैं कि छत पे छत शरीर देखने पड़ते हैं। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि उस पुलिसकर्मी में साहस की भी आवश्यकता है, उसमें हमको संवेदनशीलता भी चाहिए कि वो सामने वाले की समस्या को उस भाव के साथ, समानुभूति जिसे हम कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं, एम्पैथी के साथ समझ सके कि वाकई में किसकी क्या ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि लगातार पुलिस थाने तक, ट्रेनिंग सेंटर्स तक बड़ी संख्या में पुलिस के जवान बड़े उत्साह के साथ मेडिटेशन करते हुए देखे जा रहे हैं। ये पद्धति आपको अंदर से मजबूत करती ही करती है, 100% करती है। आप में कमिटमेंट पैदा करती ही करती है। संतुष्टि आपके भीतर होगी, शांति अपने आप आएगी। के मध्य प्रदेश पुलिस और हार्टफुलनेस संस्थान के बीच में इस वर्ष 2 फरवरी 2025 को ये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें हार्टफुलनेस के ग्लोबल गाइड पूज्य दाजी और हमारे डीजीपी साहब श्री मकवाना जी, उनके बीच में ये सहमति हुई कि हमको ध्यान को हमारे प्रत्येक पुलिस थाने तक हमको पहुंचाना है। पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, मतलब ये धारणा क्यों बनी और क्या वास्तव में ऐसा होता है कि मैं कहूँगी पुलिस वाले अच्छे दोस्त भी होते हैं, समाज का जो अच्छा व्यक्ति है पुलिस उसकी मित्र है। तो एक खबर थी कि उर्वशी है में उनसे हृदय रुचिवर्धन रिश्ता। जो भी कुछ गलत कर रहा है उसे निश्चित रूप से पुलिस से डरना चाहिए। आंखों में पुलिस अधिकारी बनने का सपना लेकर आप दिन रात किताबों और नोट्स से जूझते रहते हैं, तो यह केवल काफी नहीं, क्योंकि आप परीक्षा देकर एक आईपीएस अधिकारी या पुलिस विभाग में अधिकारी तो बन सकते हैं, लेकिन इस विभाग में आपको लगातार काम करने के लिए मानसिक रूप से सशक्त, मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर दिन लूट, बलात्कार, मर्डर जैसे गंभीर अपराधों से रूबरू होना होता है। पुलिस विभाग और पुलिस विभाग के प्रोफेशन में अपने आप को मानसिक रूप से सजग और स्वस्थ और जागरूक रखने के लिए मेडिटेशन करना कितना जरूरी है, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश की जानी मानी आईपीएस रुचिवर्धन मिश्रा जी, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस में आईजी की पोजीशन पे है। इसके अलावा हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं जो कि लगातार दुनिया के 160 देशों में 5000 मेडिटेशन सेंटर चलाकर लोगों को ध्यान से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गजेंद्र गौतम जी। मध्य प्रदेश की आईपीएस अधिकारी रुचिवर्धन मिश्रा को तो शायद हमारे अधिकांश दर्शक जानते ही होंगे, क्योंकि आईपीएस रुचिवर्धन मिश्रा जी का वो वीडियो आपने जरूर देखा होगा जिसमें वह अपनी 2 साल की बच्ची को लेकर गश्त पर निकली थी और उसके बाद उनकी यह तस्वीरें हर तरफ चर्चाओं में आ गई थी। आइए चर्चा करते हैं आज हमारे इन्हीं दोनों विशेष अतिथियों से। दीदी, ऐसे में क्या स्थिति रहती है, कैसे आप सामंजस्य करते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को, क्योंकि देखा कि 2 साल की बच्ची को आप गोद में लेके गश्त पे निकली थी। देखिए इसमें जो ध्यान की एक भूमिका
के बारे में हम इसमें बात करेंगे कि मैं काफ़ी वर्षों से मैं ध्यान कर रही हूँ। तो एक पुलिस अधिकारी तो हूँ ही, लेकिन ध्यान ने मुझे बहुत एक आत्मिक बल और एक संतुलन का भाव मुझे दिया। तो उससे ये अपने आप एक तरीके की रिदम जो है हमारी एक आंतरिक संतुलन है बनने लगता है कि किस समय पर क्या ज़रूरी है। तो ऐसा ही एक वाक़या हुआ कि मुझे किसी थाने पर किसी मुलज़िम से कुछ पूछताछ के लिए जाना था और संयोग से उसी समय बच्ची के सोने का समय हो रहा था, तो उसको साथ में लेकर के मैं चली गई। तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि ध्यान हमको हर पल में उस समय में क्या ज़रूरी है, सामने वाले की क्या आवश्यकता है। एक तरफ नौकरी की आवश्यकता है कि हमें एक सुपरवाइज़री अधिकारी होने के नाते हमें कुछ देखना आवश्यक है, और वहीं दूसरी तरफ बच्ची के लिए माँ मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। तो ऐसा ही कुछ उस पल वाक़या हुआ जो कैमरों में कैद हो गया। पर ये बात बिल्कुल सही है कि एक तरह का संतुलन और उस पल की आवश्यकता में हमें क्या करना चाहिए, इसका निर्णय बहुत सटीक तरीके से और बहुत सहज तरीके से ध्यान की वजह से आने लगता है। बिल्कुल। गजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। अ, आप सर लगातार मेडिटेशन के क्षेत्र में लोगों को आत्मानुभूति कराने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। आपकी संस्था लगभग 100 दुनिया के 160 देशों में 5000 से ज़्यादा सेंटर्स चला रही है। काफ़ी लोग उससे परिचित हैं, लेकिन समाज के अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हार्टफुलनेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो संक्षिप्त में अपन ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार संस्था का मूल उद्देश्य क्या है और किस तरीके से लोग इससे जुड़ते हैं? देखिए, श्री रामचंद्र मिशन भारत की 1945 से रजिस्टर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। चूंकि संविधान है, विधान व्यवस्था है, तो उसको अपने दायरे तय करने पड़ते हैं। तो उन दायरों के साथ ये संगठन 1945 से समाज सेवा का कार्य कर रहा है। इसके जो मूल गुरु थे जिनने इस संस्था की स्थापना की, इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, श्री रामचंद्र जी महाराज शाहजहानपुर। और वर्तमान में जो इसके मार्गदर्शक हैं, ग्लोबल गाइड हैं, परम पूज्य पद्म भूषण श्री कमलेश जी पटेल। इस ऑर्गेनाइजेशन का 162 देशों से अधिक कार्य का विस्तार है। लगभग 5000 केंद्र संचालित हो रहे हैं और लगभग 20,000 स्वयंसेवक प्रशिक्षक के रूप में लोगों को निःशुल्क अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य है मानव जाति और मानव जाति के कल्याण के माध्यम से विश्व कल्याण का जो मनोभाव है, जो विश्व बंधुत्व का भाव है, जो प्राणी मात्र में प्रेम और प्रकृति के साथ सामंजस्य को स्थापित करे, ऐसा एक मूल गुण, मूल सिद्धांत लोगों को तक, जनमानस तक पहुंचाने का कार्य ये संस्था कर रही है। और ये संस्था धर्म, जात, मत, पंथ से परे शुद्ध आध्यात्मिकता के माध्यम से सबको एक मानवीय गुणों से जोड़ते हुए, सबको एक साथ लेकर के, जैसे हम एकात्म मानववाद की बात करते हैं, उस एकात्म मानववाद की अनुभूति की ओर ले जाने का कार्य ये संस्था कर रही है। यहाँ आप जब जाते हैं, और ये इसका मुख्यालय कान्हा शांति वनम हैदराबाद में है, लगभग 1600 एकड़ परिसर में है, जहाँ 1 लाख लोग बैठ करके एक साथ ध्यान का अनुभव करते हैं। हम प्राणी मात्र में शक्ति स्वरूप एक हैं और हम एक अंतर्यामी के मूल तत्व हैं, हम एक ईश्वर की संतानें हैं। ये मनोभाव लेकर के एक साथ लोग आगे बढ़ते हैं। इस संस्था का मूल उद्देश्य यही है। मैम आपको लेके जब हम रिसर्च कर रहे थे, हमारी टीम रिसर्च कर रही थी, तो कई जगह पे ये देखने को मिला कि आप ये तो तय है कि आप 2006 बैच की टॉपर बनी हैं। शूटिंग में भी आपका हाथ काफ़ी ऊँचा रहा है, आपको अवार्ड भी मिले हैं शूटिंग को लेके। इसके अलावा कई-कई सोर्स में ये भी है कि मैम आईएएस में भी सिलेक्ट थी, आईपीएस में भी सिलेक्ट थी। पहला तो ये, और दूसरा कि इस प्रोफ़ेशन को चुनने के पीछे आपकी प्रेरणा क्या थी? क्या ऐसा लगा कि मुझे इसी तरीके के सामाजिक जीवन में जाना है, जहाँ पे समाज सेवा के साथ-साथ देशभक्ति और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी कुछ किया जा सके? सबसे पहले तो मैं ये इस भ्रांति का निराकरण करना चाहूँगी कि मेरा आईएएस और आईपीएस दोनों में चयन नहीं हुआ। किसी एक सेवा में ही हमारा चयन होता है, और ये ज़रूर है कि जब मेरे सेकंड अटेम्प्ट में आईपीएस में सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद मेरे पास 2 अवसर और मौजूद थे। लेकिन तब तक चूँकि मैं हृदय पर आधारित ध्यान पद्धति से प्राणाहुति की सहायता से मैं ये हार्टफुलनेस मेडिटेशन कर रही थी, और इंटरव्यू में भी ये एक हॉबी के रूप में मैंने इसको रखा था, और काफ़ी प्रश्न भी इस पर हुए।
तो उसकी वजह से ये हुआ कि इस ध्यान पद्धति में हम हृदय में एक सूक्ष्म सुझाव पर ध्यान करते हैं कि दिव्य प्रकाश का स्रोत मेरे हृदय के भीतर है। अब होता ये है कि उस आधे घंटे के अभ्यास से कहीं न कहीं हम अपने हृदय की गहराइयों में उतर के और इस बात को समझने लगते हैं कि हमारे जीवन मूल्य क्या हैं, हमें क्या चीज़ें प्रेरित करती हैं, हमें भविष्य में क्या करना है। तो वो निर्णय बाहर से कहीं से ना हो कर के, किसी बाहरी प्रभाव की वजह से ना हो कर के, वो मेरे अपने हृदय से आया हुआ एक निर्णय था कि पुलिस की सेवा चुनौतीपूर्ण सेवा है और विशेषकर महिलाओं के लिए एक तरह का इसमें एडवेंचर है, एक तरह का इसमें एक साहस और आत्मविश्वास की पुकार है। तो मुझे ये समझ में आया कि ये मेरी टॉप 2 चॉइसेस में फर्स्ट आईएएस मैंने रखा था, सेकंड आईपीएस रखा था और जब मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ तो मुझे ये समझ में आया कि ये मेरे दिल को छू रही है ये सेवा। और कैसे मैं इसके लिए प्रेरित हुई, सच कहूँ तो ऐसा बहुत बचपन से कोई ऐसा ड्रीम नहीं था। लेकिन एग्ज़ाम देते समय जब मैंने इस सेवा का चुनाव किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझ में कहीं न कहीं एक लीडरशिप की क्वालिटी शायद मुझे प्रेरित कर रही है। समाज के बीच काम करने की जो इच्छा है वो मुझे प्रेरित कर रही है। इसमें फ़ील्ड में जिस तरह का जुझारूपन और जिस तरीके का आपको समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद करने का, उनके साथ काम करने का मौका मिलता है और इसके माध्यम से जो आपको देशभक्ति का एक अलग एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है। तो उसके चलते मुझे लगा कि नहीं, मुझे पुलिस में ही रहना चाहिए और इसके चलते मैंने फिर आगे एग्ज़ाम नहीं दिया। एक चीज़ जो व्यक्तिगत मैंने अनुभव की है कि जब हम ऐसी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के बारे बीच में जाना चाहते हैं, तो हम चयन करते हैं। बेसिकली मध्य प्रदेश में इंदौर एक बड़ा एजुकेशन हब है। दिल्ली जाते हैं यूपीएससी की परीक्षा के लिए तो मुखर्जी नगर एक बड़ा हब है। लेकिन जब ऐसे क्षेत्र में जब उतरते हैं तो वहाँ की आबो-हवा में ही एक अलग तरीके का तनाव होता है। एक बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन का भाव इतना ज़्यादा होता है कि वो किसी और से बात करना उचित नहीं समझते। करते भी हैं तो बस केवल अपने स्वार्थ के लिए बातें-चीतें हो रही हैं और उसी ऐसे माहौल में रह के और अवसाद में जूझते जाते हैं और इस दौरान कई बच्चे अपने आप को बाकी दुनिया से अलग करके 10 बाई 10 के कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं और पढ़ाई में जुटे हुए रहते हैं। तो ऐसे में ये कितना ज़रूरी है कि हम दुनिया से कट जाएँ और ऐसे माहौल में ख़ास तौर पर मुखर्जी नगर और इंदौर के भूलाराम उस्ताद मार्ग का जो माहौल है, जहाँ पर बच्चों के बीच में कोई और चीज़ नहीं दिखती, वहाँ पे केवल पढ़ाई, पढ़ाई के साथ-साथ कॉम्पिटिशन और तनाव दिखता है, तो ऐसे में कैसे समन्वय करना चाहिए? देखिए ये बात सही है कि ये बड़ी चिंता का विषय है जहाँ भी बच्चे कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं। हम बहुत तरह की खबरें पढ़ते हैं, कोटा जैसे शहर है या दिल्ली में जहाँ लोग इस तरह से वर्षों तैयारी करते हैं और जब उनको असफलता मिलती है तो एक बहुत अवसाद, निराशा, दुश्चिंता और बहुत बार जो आत्मघातक प्रवृत्तियाँ हैं जिसके चलते सुसाइड होते हैं, उस तरह की खबरें आती हैं और बहुत ही ये शोचनीय स्थिति है। कैसे इनका सामना किया जा सकता है? मैं खुद अगर देखूँ तो योग और ध्यान, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपनी पूरी तैयारी में अपने साथ रखी, उनका अभ्यास किया। क्योंकि बच्चों को ये समझना ज़रूरी है कि जब आप लंबे समय के लिए किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ना सिर्फ फ़िज़िकली फ़िट होना ज़रूरी, वो भी बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली बच्चे उस पे भी ध्यान नहीं देते। फ़िज़िकली फ़िट होना ज़रूरी है, मेंटली और इमोशनली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। और वो आप किसी एक प्राकृतिक जो आपकी पद्धति है, उसके माध्यम से यदि किया जाए तो बेस्ट है। क्योंकि ऑब्वियसली काउंसलिंग का भी एक अवसर आता है या पेरेंट्स उसमें कुछ मदद कर सकते हैं, मेंटर्स आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। पर अगर आपके खुद के भीतर एक ऐसा स्रोत है जिसमें आप योग और ध्यान की विधि के माध्यम से आप अपनी आंतरिक मजबूती को बनाए रख सकते हो, तो मुझे लगता है उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो ये तो है ही, साथ ही बहुत अकेलेपन में रहना मुझे लगता है समाधान नहीं है। कुछ अच्छे मित्र, ये हमको कहीं कहीं न कहीं हमको खुद समझ में आता है जब हम साथ में तैयारी करते हैं तो कौन हमारी चिंता कर रहा है, कौन हमारे लिए वास्तव में खड़ा है। अगर ऐसे आपको कोई मित्र मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आप एक टीम वर्क के साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए भी आप तैयारी कर सकते हो। यदि नहीं ऐसे मित्र मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ एक आध्यात्मिक अभ्यास आपको उसमें मदद कर सकता है और अच्छे आप इसमें प्रेरणादायक विचार आप सुन सकते हो। आजकल बहुत अच्छे पॉडकास्ट उसमें अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं और
कहीं न कहीं एक जो मैं कहती हूँ कि खुद से आंतरिक मार्गदर्शन यदि हमको मिलता रहे, तो निश्चित रूप से बच्चा उस परिस्थिति से बाहर आ सकता है और कहीं अगर हम फिर भी खुद को घिरा हुआ पाते हैं, तो मदद ज़रूर माँगे। खुद में रहते हुए और अकेले-अकेले इसको झेलना बिल्कुल भी उचित नहीं है और अपने पेरेंट्स को ये कम्युनिकेट करना चाहिए कि किस तरह की समस्या में आप हैं और पेरेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट है कि कई बार हम बच्चों की चॉइस या उनका रुझान समझे बिना उनसे अपेक्षा करते हैं कि उन्हें इस फील्ड में ही जाना चाहिए, उन्हें ऐसा ही परफॉर्म करना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली जब तक हम ये रियलाइज़ करते हैं कि बच्चे किस हद तक उसके प्रेशर में आ गए हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो निश्चित रूप से एक आंतरिक साहस की भी आवश्यकता होती है कि आप क्या चाह रहे हो, आपका जीवन का सपना क्या है, किस फ़ील्ड में आप अच्छा कर सकते हो और उसके बारे में खुल कर के बातें होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसा कि हम बहुत सारे प्रश्नों के जवाब में ध्यान के बारे में सुन रहे हैं। गगन जी, आज भी समाज में एक भ्रम है कि ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो केवल साधु संत कर सकते हैं या फिर ऐसी चीज़ है कि जिसको करने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो आम आदमी और आम व्यक्ति ध्यान से काफ़ी बचता है, उसे लगता है ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हम आसानी से नहीं कर सकते। तो आप लोग इसको लगातार समाज के बीच में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, छात्रों के बीच में ले जा रहे हैं, पुलिस विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के बीच में ले जा रहे हैं। तो ध्यान असल में होता क्या है और क्या आम आदमी इससे आसानी से जुड़ सकता है या फिर बहुत कठिन है ये? तो ध्यान सबसे स्पष्ट होता है, आपके बचपन से आज तक ध्यान शब्द का उपयोग कितनी बार आपके जीवन में हुआ है? आप खुद देखिए, माँ ने क्या कहा? बेटा स्कूल ध्यान से जाना। पिता ने क्या कहा? ध्यान से पढ़ना। टीचर ने कहा ध्यान से बैठना। खाना, सोना, बैठना, हर चीज में कॉशन यूज हुआ है, उसका नाम ध्यान है। तो मेरे हिसाब से ध्यान पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। दूसरी चीज, ध्यान का जो माध्यम है वो बहुत सारी विधियां हैं। हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने बहुत तरीके से ध्यान किए, बहुत सारे माध्यम है ध्यान के। लेकिन चूंकि अब हम ऐसी स्थिति में आ गए, ये बात सही है कि हमारे पूर्वजों ने एक पैर पे खड़े होकर के हजारों वर्ष तपस्या की, ध्यान ही किया, ध्यान ही करते रहे। लेकिन सने सने इसको जानना, इस जागरूकता को समझना कि ध्यान है क्या, उस शब्द से ही परिलक्षित होता है। यानी ध्येय युक्त यान, वो वाहन जो आपको ध्येय की ओर ले जाए। तो उस ध्येय युक्त वाहन के साथ अपने जीवन को चलाना ध्यान है। पहली चीज तो ये स्पष्ट है। उस ध्यान के मनोभाव में जाना दूसरी चीज है। फिर मैं ध्यान के बारे में बताऊंगा कि ध्यान किया ही नहीं जाता। सबसे बड़ी भ्रांति कहाँ होती है कि करना कठिन है। मैं आपको बताता हूं, ध्यान करने की चीज ही नहीं है, ध्यान तो होने की अवस्था है। मैम, अभी ध्यान की ही बात चल रही है, ध्यान को लेके हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या लगातार समाज के बीच में हो रहा है जिसके कारण ऐसे केसेस आपको देखने को मिलते हैं कि एनसीआरबी की 2022 की एक रिपोर्ट आई है। उसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 15,000 से ज़्यादा लोगों ने मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या की है। इसमें से 700 से अधिक इंदौर से, 500 से अधिक भोपाल में। और उनमें से मैं आपको बताऊं, कुछ रिपोर्ट्स ये कहती है 2022 से लेकर अभी 25 तक लगभग 10 से अधिक पुलिस के जवान भी मानसिक तनाव में आत्महत्या कर चुके हैं। क्या कारण? देखिए, समाज में जिस तरीके से परिवर्तन हुआ, अभी जैसा वीरेन जी बोल रहे थे कि हमारे दिमाग ने बहुत तरीके से परिवर्तन किया और बड़ा क्लिष्टता से सोचने की ओर लग गया। तो बहुत तरह के परिवर्तन हैं, सामाजिक परिवर्तन है, आर्थिक परिवर्तन है, पारिवारिक परिवर्तन है। परिवार संयुक्त से एकल हो गए, बच्चे बाहर पढ़ने को जा रहे हैं। मूल्य यदि अंदर से विकसित नहीं है बचपन से और उसके बाद जब हम समाज में तरह-तरह की चुनौतियाँ देखते हैं, विरोधाभास देखते हैं, भ्रष्टाचार देखते हैं, असफलता से हमारा सामना होता है, तो हम किस तरीके से उससे मजबूती से लड़ पाएँ, ये कहीं कुछ एक अंदर से मार्गदर्शन की कमी होती है, साहस की कमी होती है, चुनौतियों से जल्दी घबरा जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एडिक्शन, तरह-तरह का एडिक्शन है, सोशल मीडिया का एडिक्शन है और रियल और वर्चुअल में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। मित्रता भी हम किससे करें, कौन कितना भरोसेमंद है, इस तरीके से तो
बहुत तरीके से सामाजिक विघटन हुआ है और उसके पीछे ये कारण है परिवार का भी, जो कहना चाहिए कि पकड़ जो है वो कमज़ोर हुई है। इनफैक्ट हम बच्चों को कई बार दोष देते हैं, अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स भी हम देखते हैं कि बच्चों पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और जब समय भी होता है तो पता चलता है कि पेरेंट्स ही खुद मोबाइल में या सोशल मीडिया में या और दूसरे कामों में इतने व्यस्त हैं कि बच्चों को उस तरीके से उनका सहयोग या उनका मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो एक ये चीज़ आगे आई है कि समाज में हम किसको रेफ़र करें, किसको हम अपने मूल्य की तरह, आदर्श की तरह हम देखें, नेतृत्व कैसा हो, उसकी भारी कमी भी हो गई है। तो जब कभी एक मुसीबत आती है, चुनौती आती है, तो हमें कोई भी ऐसा नहीं दिखता जिससे हम अपनी बात कह पाएँ, जो हमको सही तरीके से गाइड कर पाए। और उसमें विद्यालयों की भूमिका, शिक्षकों की भूमिका भी कमज़ोर हुई है। तो बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं समाज में। अब पुलिसिंग को लेके हम चर्चा करें कि पुलिसिंग में जो है ध्यान क्यों आवश्यक है? क्योंकि देखने में आता है कि पुलिस के जो जवान होते हैं उनकी आम धारणा अलग होती है। वो आम लोगों से एकदम अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि ऐसे शायद वो इकोसिस्टम में रह रहे हैं और ये लगातार अपराधियों के बीच में रहना पड़ता है, धर-पकड़ करनी पड़ती है। कई बार ऐसे-ऐसे केस देखने पड़ते हैं कि छत-पे-छत शरीर देखने पड़ते हैं। तो ऐसे में पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए ध्यान कितना आवश्यक है? और अपने आप को मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कैसे ध्यान मदद कर सकता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और बहुत प्रासंगिक है और हमारे जो मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी हैं श्री कैलाश मकवाना जी, उन्होंने इस समस्या को बड़ी गहराई से समझा है और कहीं न कहीं एक बहुत संवेदनशील हृदय है उनका, जिसकी वजह से उनको एक बड़ी चुनौती ये लगती है कि पुलिस में कर्मियों में जो तनाव की स्थिति है, जो उनके स्वास्थ्य की स्थिति है और जिस तरह से जैसा आपने मेंशन किया कि सुसाइड भी पुलिस फ़ोर्स में हम देखते हैं, वो सिर्फ़ मध्य प्रदेश पुलिस में नहीं, पूरे विश्व में हमको इस तरह की चुनौतियाँ, अवसाद और जो सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं, आपसी झगड़े हैं, एग्रेशन है, ज़रा-ज़रा सी बात पे झगड़ा हो जाना है, फ्रस्ट्रेशन है, इस तरह की बहुत सारी चुनौतियाँ पूरे विश्व के पुलिस बलों में देखने को आई हैं। तो मध्य प्रदेश में जो हमारे मृत्यु के आंकड़े हैं पुलिस विभाग में नौकरी करने के दौरान, वो भी चिंताजनक है। इन सब चीज़ों को समझते हुए उन्होंने इस बात की आवश्यकता को महसूस किया कि हमें कहीं न कहीं कुछ ऐसे हमको प्रयास करने होंगे, जो पुलिसकर्मियों में अंदर से उनको मजबूत बना सकें, चुनौतियों का सामना करने के लिए और बेहतर समर्थ बना सकें। और सौभाग्य से चूँकि हार्टफुलनेस की ये पहल है कि वो उस ध्यान को, योग को, अध्यात्म को हमें जनता के बीच ले जाना है। अधिक से अधिक लोग उसको बड़ी सहजता से अपने दैनिक जीवन शैली में अपना सकें। इसका प्रयास निरंतर रूप से ये संस्था कर रही है। तो ऐसा करके मध्य प्रदेश पुलिस और हार्टफुलनेस संस्थान के बीच में इस वर्ष 2 फरवरी 2025 को ये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें हार्टफुलनेस के ग्लोबल गाइड पूज्य दाजी और हमारे डीजीपी साहब श्री मकवाना जी, उनके बीच में ये सहमति हुई कि हमको ध्यान को हमारे प्रत्येक पुलिस थाने तक हमको पहुंचाना है। पुलिस कर्मियों को उनके वर्क स्पेस में उनको ये आधे घंटे का एक रिलैक्सेशन, तनाव मुक्ति और सहज रूप से वो ध्यान को अपना सके, इस प्रक्रिया की उनको जानकारी दी जा सके, इसको लेकर के ये समझौता किया गया। और अच्छी बात, जैसा कि अभी गजेंद्र जी ने मेंशन किया कि योग और अध्यात्म को हमें उद्योग नहीं बनने देना है। तो उसी मानसिकता के साथ में हार्टफुलनेस के जो ट्रेनर्स हैं, वो निःशुल्क रूप से इस पद्धति को हमारे प्रत्येक पुलिस इकाई तक, प्रत्येक पुलिस थाने तक जा कर के इसको डिलीवर कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि हार्टफुलनेस ध्यान बड़ा सहज है, सरल है और इतना सरल सा सुझाव कि वो दिव्यता मेरे हृदय में है, दिव्य प्रकाश का स्रोत मेरे हृदय में है, ये किसी के लिए भी कठिन नहीं है। तो अच्छी बात ये हुई कि एक हमको सरल पद्धति मिल गई, एक सशक्त संगठन मिल गया और हमारी आवश्यकता हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन कर के खड़ी हुई थी। तो हमको जब हमने ये प्रयोग प्रारंभ किया, सबसे पहले ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में प्रारंभ हुआ था और उसमें सभी तरह के हमारे जो इंडक्शन कोर्सेज़ हैं, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इमीडिएट इसमें बेनिफिट ये रहता है, जैसा हमने कहा कि बड़ी यौगिक एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो इसमें किसी तरह की दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह की काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं है और बड़े स्वाभाविक तरीके से आप अंदर से एक तनाव मुक्ति उसमें महसूस करते हैं।
तो कुछ जो सामान्य फ़ायदे सबसे पहले जो शुरुआती ही ध्यान में लोगों ने बताए कि उनकी नींद का स्तर अच्छा हुआ है। पुलिस के लिए नींद की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उनके जीवन शैली, खान-पान और जो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य होता है, उस सबको प्रभावित करती है। तो अगर आधे घंटे के ध्यान से आपकी नींद की कमी आपकी पूरी होती है। दूसरा, अंदर से ऊर्जा का कहना चाहिए कि एक एहसास कि आंतरिक ऊर्जा उनकी बढ़ी है, ये हमारे पास फीडबैक आए। उसके बाद फीडबैक आए कि बहुत हल्कापन उनको महसूस हुआ, गुस्से में कमी। बहुत सारे पुलिसकर्मियों ने ये रिपोर्ट किया कि उनके जो भावनात्मक असंतुलन था, जो एक क्रोध या चिड़चिड़ाहट थी, उस भाव में कमी आई है। तो इसको लेकर के अब हम इसमें व्यापक सर्वे भी हम करने जा रहे हैं और ट्रेनिंग सेंटर से हो कर के जब इसकी वैल्यू को रियलाइज़ किया गया कि ये बहुत ही सरल तरीके से हम अपने स्टाफ तक पहुँचा सकते हैं, तो इस एमओयू के ज़रिए हमारे सभी पुलिस थानों में साप्ताहिक ध्यान की कार्रवाई चल रही है। इसमें हमारे सारे बटालियन शामिल हैं, हमारे सारे ट्रेनिंग सेंटर्स शामिल हैं। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ 6,500 लगभग पुलिसकर्मी अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं और इन पुलिसकर्मियों को हमारे एडीजी ट्रेनिंग है श्री राजा बाबू सिंह जी, उनके द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन उनको आधे घंटे का ध्यान कराया जा रहा है। तो हम जो चेंज देख रहे हैं कि पुलिस से जहाँ अपेक्षा होती है कि वो अ, एक एक आम आदमी की अपेक्षा होती है कि जब दुष्ट सामने आए तो पुलिस पूरी तरह से मजबूती से और न्याय निष्पक्षता के साथ और निर्भयता के साथ उनका सामना कर सके। और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि ये आंतरिक साहस से और विज़डम से, जिसको हम आंतरिक ज्ञान बोलते हैं, अंतर्बोध की भावना, उत्तरदायित्व की भावना कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों से ये जुड़ी हुई हैं और ये सारी क्वालिटीज़ हमारी हृदय से जुड़ी हुई हैं। ये दिमाग का काम नहीं है कि कोई अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है, कोई आपको प्रभावित करना चाहता है, तब हम दिमाग से सोचते हैं। लेकिन अगर हमको एक न्यायप्रियता होती है, हम में दृढ़ता होती है, तो वो गुण हमारा हृदय से जुड़ा हुआ होता है। जब हम हृदय पर ध्यान करते हैं, तो ये सारे जो गुण हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले तो शांति, संतोष, संवेदनशीलता, साहस, स्पष्टता, ये सारी चीज़ें हमारी ध्यान के साथ, हृदय पर ध्यान के साथ में विकसित होती है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि उस पुलिसकर्मी में साहस की भी आवश्यकता है, उसमें हमको संवेदनशीलता भी चाहिए कि वो सामने वाले की समस्या को उस भाव के साथ, समानुभूति जिसे हम कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं, एम्पैथी के साथ समझ सके कि वाक़ई में किसकी क्या ज़रूरत है। फिर उसके साथ में एक निष्पक्ष न्याय निर्णय की क्षमता हम चाहते हैं कि वो सही और गलत का भेद भली-भाँति कर सके। ये केवल एक शुद्ध हृदय और पवित्र हृदय ही कर सकता है। जब तक हृदय में किसी भी तरह का कलुष है, जब तक हृदय में किसी भी तरह के एक स्वार्थ भावना है कि जहाँ हम पुलिसिंग को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स को बढ़ाने का अगर हम माध्यम के रूप में हम देख रहे हैं, तो हम सही न्याय निर्णय नहीं कर पाएँगे। तो इस प्रकार का समन्वय ध्यान के साथ में हमें पुलिसकर्मियों में देखने में मिला है कि आप नौकरी में भी आप दृढ़ बने रहो, आपका संतुलन बना रहे, आप चुनौतियों का बेहतर सामना कर सको और आप अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ एक आदर्श व्यक्ति के रूप में आप अपनी जो आपके दायित्व है उनको भी आप निभा सको। ये एक बैलेंस की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने जैसे बताया कि दैनिक गतिविधि हैवी हो जाती है पुलिस के जवानों की कि कभी-कभी तो उन्हें 8 से 12 घंटे तक की ड्यूटी और फिर उसके बाद सुबह फिर फ़ोन आ जाता है कि फलानी जगह जाना है, वीआईपी ड्यूटी लगी है। ऐसे में काफ़ी तनाव के बीच में पुलिस के जवान रहते हैं। तो शायद इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी एक ये चीज़ ऐड की है कि पुलिस के जवान कहीं न कहीं ध्यान के साथ-साथ संगीत और उसमें भी जुड़े हैं, तो अब हर जिले में पुलिस बैंड बन रहा है। इसी तरीके से स्पोर्ट्स को भी पुलिस में अब तवज्जो दी जा रही है। तो इस प्रकार की गतिविधियाँ क्या वास्तव में आसान करेंगी पुलिसिंग को? या फिर ये भी देखने को आता है कि नहीं, किसी को आप ज़बरदस्ती दबाव दे के बैंड बजाने मजबूर नहीं कर सकते? देखिए, बैंड से आशय ये है कि जो संगीत कहना चाहिए कि सामरिक क्षेत्रों में भी आपने देखा होगा कि जब भी हम महाभारत काल की ही बात करें और किसी भी युद्ध का नाद हम देखते हैं, शंखनाद से जो है युद्ध का प्रारंभ होता है। रणभेरिया हमने शब्द यूज़ किया कि रणभेरिया बजाई जाती थी और सेना के गीत जो हैं वो पूरे विश्व में प्रचलित रहे हैं। तो एक कहीं न कहीं एक शौर्य और साहस की पुकार से आती है, एक देशभक्ति की भावना से वो एसोसिएटेड होता है, तो इस दिशा से
जो बैंड सभी जगह बनाने का निर्णय लिया गया और उसे उसके माध्यम से देशभक्ति के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सके, हमारे पुलिस को भी, हमारी सेनाओं को भी और जनता में भी। आप देखेंगे जनमानस में भी जब आप देशभक्ति के गीत बजते हैं तो आप उनका उत्साह, उमंग और जो देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की भावना है वो बलवती होती है, तो वो बिल्कुल सराहनीय कदम है। और खेल भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि खेलों के माध्यम से हमारा शारीरिक बल विकसित होता है, हमारा मानसिक बल विकसित होता है। हम जब टीम भावना में काम करते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग करना है, हमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कैसे करनी है और हार है तो हार का सामना कैसे करना है, आपको कहीं अपनी कमी लग रही है तो आपको उसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो बहुत सारी चीज़ें खेल के साथ में डेवलप होती हैं और ये कहीं भी जब हम देखते हैं कि जो लोग देश सेवा में हैं, किसी भी प्रकार के बल में है, वर्दीधारी बल में है, तो वहाँ इस तरह के जो इवेंट्स है, जो स्पोर्ट्स है, वो बहुत अच्छी कामरेडरी भी डेवलप करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये पुलिस के लिए भी बहुत उपयोगी गतिविधियाँ हैं। बिल्कुल। गगन जी, जैसा हमने अभी मैम बताई कि मध्य प्रदेश पुलिस के साथ हार्टफुलनेस संस्था का एक एमओयू साइन हुआ है। ऐसा क्यों लगा हमें भी कि हम ही ये करा सकते हैं? और दूसरी चीज़, एमओयू साइन होने के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार पुलिस थाने तक, ट्रेनिंग सेंटर्स तक बड़ी संख्या में पुलिस के जवान बड़े उत्साह के साथ मेडिटेशन करते हुए देखे जा रहे हैं। एमओयू के बाद से अब तक कहाँ हमारा जो कार्यक्रम है वो पहुंचा है और इसके क्या बड़े बदलाव आपने महसूस किए हैं? क्योंकि पुलिस के नाते दीदी ने बताया और एक ट्रेनर के नाते, एक संस्था के नाते आप किस तरीके के परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए अंकित जी, एक एमओयू तो एक माध्यम है। हम कहते हैं कि प्रकृति अपने आप को संतुलन करने के लिए निरंतर षड्यंत्र करती रहती है। उसको जहाँ उचित लगता है, वो नेचर अपना काम करता रहता है। ये एक एमओयू माध्यम कैसे बना, इसके पीछे तो एक बड़ी कहानी है। काफ़ी दिनों से हम उनके संग कार्य कर रहे हैं और निरंतर पुलिस शब्द सुनते से ही एक भाव आता है अपने भीतर, यार पुलिस के संग काम नहीं करेंगे। पुलिस की तो दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी। लेकिन एक पुलिस का जवान जो समाज के लिए समर्पित होकर 24 घंटे ड्यूटी के लिए खड़ा है, क्या उसके परिवार के लिए कोई खड़ा है? क्या कभी सोचा कि वो जिस मनोभाव से ड्यूटी कर रहा है, उस वातावरण को वो घर ले जाकर के जब अपने बच्चों को देता होगा, तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता होगा? आप 24 घंटे लगातार एक तनाव भरे वातावरण में रहिए, आपके वेव्स कैसे हो जाएँगे? आपके अंदर की तरंग कैसी होंगी? आप कल्पना करिए उस दृश्य को कि आप चौबीसों घंटे ड्यूटी में रहें, चौबीसों घंटे जिसमें नींद ना हो, क्या वो मानव नहीं है? यदि उनने वर्दी पहन ली, इसका मतलब क्या है? ये जवाबदारी उस हर एक व्यक्ति की है जिसकी वो सुरक्षा कर रहे हैं। और ये मनोभाव पूज्य दाजी के मन में आया। हम पूरे देश में एक सर्वे किए और ये समझ में आया कि पुलिस के संग किसी का भी लॉन्ग टर्म कोई इवेंट नहीं है और उसका कारण ये है, अपने आप में शुद्ध होना होगा, अपने आप में परिशुद्ध होना होगा। उसकी धारणा, उसकी गतिविधि, उसके विचार, उसका आर्थिक व्यवस्था, ये सब संतुलित और व्यवस्थित होंगी, तभी आप पुलिस के संग जा सकते हैं। अगर आप में कुछ कमी है या आपकी सोच में कुछ न कुछ अंतर है या कुछ आप में छुपा के चलना चाहते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी, मेरा ऐसा मानना है, पुलिस के संग सस्टेन नहीं कर सकता। तो ये हमें विश्वास है, हमारी कार्य पद्धति पर विश्वास है, हमारे लोगों पे विश्वास है। मैं इस पद्धति के बारे में आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये पद्धति आपको अंदर से मजबूत करती ही करती है। 100% करती है। आप में कमिटमेंट पैदा करती ही करती है। संतुष्टि आपके भीतर होगी, शांति अपने आप आएगी। शांति आपके भीतर होगी, शांत चित्त व्यक्ति संवेदनशील होता है। एक अशांत व्यक्ति कभी संवेदनशील हो ही नहीं सकता। तो जो अशांत है, वो कभी भी संवेदनशील नहीं हो सकता। जो असंतुष्ट है, वो कभी शांत नहीं हो सकता। तो असंतुष्टि को पूर्ण करने के लिए आपको संतुष्टि की गतिविधि करना होगी।
तो असंतुष्टि की जगह संतुष्टि आएगी, संतुष्टि से शांति आएगी, शांति से संवेदनशीलता आएगी, संवेदनशीलता से आपके भीतर साहस होगा, जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और साहस होगा तो आप स्पष्टता से अपनी बात रख पाएँगे। और ये चीज़ जब हमने पाया कि ये पुलिस के मेन टूल हैं, ये 5 एलिमेंट्स, तो ये जो संतुलन है, इस संतुलन को समाज में लाने का कार्य श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस कर रहा है। शुरुआत में भैया ने अपने इसी सवाल के जवाब में बोला पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, मतलब ये धारणा क्यों बनी और क्या वास्तव में ऐसा होता है कि पुलिस के जवानों से अगर दोस्ती कर लो या फिर पुलिस के अधिकारियों से दोस्ती कर लो तो पता पड़ रहा है कि कल को कुछ अपने साथ ही हो जाए, ऐसा होता है वास्तव में? नहीं, नहीं, देखिए पुलिस को बड़ा निष्पक्ष रहना पड़ता है और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमारा मित्र भी हो लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा किया है जिस पर कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता है, तो पुलिस को बड़ा निष्पक्ष होकर के निर्णय लेना रहता है। तो ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि दोस्ती अच्छी नहीं है और दुश्मनी अच्छी नहीं है। मुझे लगता है पुलिस के पास बहुत दोस्ती और दुश्मनी के लिए समय ही नहीं होता है, क्योंकि अधिकतम समय हमारा जो है वो अपनी ड्यूटी की डिलीवरी में, अपने दायित्व के निर्वहन में जाता है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि अच्छे मित्र भी आते हैं या कोई सामान्य रूप से परिचित भी आता है, तो पुलिस को ये लगता है कि आप तो हमको काम बताओ, मतलब मित्रता के लिए हमारे पास समय कहाँ। तो कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं कहूँगी पुलिस वाले अच्छे दोस्त भी होते हैं। समाज का जो अच्छा व्यक्ति है, पुलिस उसकी मित्र है और जो भी कुछ गलत कर रहा है, उसे निश्चित रूप से पुलिस से डरना चाहिए। बिल्कुल, पुलिस से डरना भी चाहिए क्योंकि मैंने आपका बहुत सारे रूप देखे हैं कि एक अभी कल ही मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो एक खबर थी कि सीएम साहब का नाम नहीं लूँगा, पूर्व सीएम है, उनसे भिड़ने रुचि बर्दर मिश्रा। तो मतलब अगर हम सही हैं तो क्या और वो घटनाक्रम क्या हुआ था मतलब उस बीच? मुझे एक मीटिंग में कुछ बात थी और ये था कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी है, तो उसमें मैंने बस ये एक अनुरोध किया था कि इसमें राजनीतिक नेतृत्व को भी इसके लिए दिशा दी जाए, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि पुलिस अगर स्वतंत्र रूप से काम करे तो बहुत ही बढ़िया उसका जो कार्य निष्पादन है होता है, और कई बार हम ये देखते हैं कि बहुत कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी सामने आते हैं जो कहीं न कहीं से कुछ राजनीतिक प्रभाव भी रखते हैं और वो उस कार्यवाही में भी बाधा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही कुछ वाक़या था जिसको मीडिया ने इस तरीके से प्रस्तुत किया। तो मुख्यतः अगर साहस है आप में तो आप अपनी बात कहीं भी बहुत व्यवस्थित तरीके से रख सकते हो और रखना भी चाहिए। बिल्कुल। अब मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो हार्टफुलनेस की वेबसाइट पे ही आपका एक पूरा साक्षात्कार, आपका इंट्रोडक्शन लगा हुआ है। उसमें एक पैराग्राफ आपने मेंशन किया हुआ है कि ध्यान की वजह से ऐसा हुआ कि एक बार आपको भीड़ ने घेर लिया था। कि क्या घटनाक्रम था, वो भीड़ ने कैसे घेरा और फिर उसके बाद आपने क्या रिएक्शन लिया? एक चुनाव के समय की व्यवस्था थी कि एक दल की मीटिंग थी, कहना चाहिए कि जो प्रचार-प्रसार की जो सभा होती है, और उनकी परमिशन उस जगह की नहीं थी, किसी दूसरी जगह की थी। परंतु वो निर्धारित जगह छोड़ कर के दूसरे स्थान पर सभा करना चाह रहे थे। तो वहाँ जब इसको लेकर के आपत्ति उठी और इस बात को एग्ज़ामिन किया गया, तो ये पाया गया कि ये सही है कि सभा की अनुमति किसी दूसरे स्थान की है। तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी, चूँकि वो चुनाव प्रचार खत्म होने के पहले की आखिरी सभा थी, तो काफ़ी सारे लोग, करीबन 4-5 हज़ार लोग वहाँ इकट्ठा थे। और उनके बीच हम कुछ 4-5 ही पुलिस वाले थे, और उनको जब ये शांति से स्पष्ट किया गया कि सभा यहाँ नहीं हो सकती, तो काफ़ी लोगों ने उसमें घेर लिया और उसपे कुछ नारेबाज़ी भी की, आपत्ति भी ली कि पुलिस जानबूझ कर के उनकी सभा को भंग करने आई है। परंतु जैसा मैंने बताया कि ध्यान आपको ये एक आत्मिक शक्ति देता है अपने अंदर कनेक्ट होने का, और दूसरा एक 360 डिग्री अवेयरनेस भी हम में आती है कि कानूनी रूप से क्या परिस्थिति है, आप कानून किस पलड़े में है, और आप सही निर्णय आप ले पाओ उसके चलते। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी भी निर्णय में, कि एक कानूनी पहलू होता है, एक आपका नैतिक पहलू होता है, और एक जो है वो सामने क्या परिस्थिति है कानून व्यवस्था की दृष्टि से, तो कई बार युक्तिपूर्वक भी उसमें निर्णय लेने पड़ते हैं। तो जहाँ ये तीनों अलाइन होते हैं, वहाँ निर्णय लेने में कहीं कोई समस्या नहीं होती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ और फिर वो सभा वहाँ पर निरस्त हुई। एज़ एक प्रशासनिक अधिकारी, ये मेरी मन की जिज्ञासा है कि क्या होता है कि आप किसी एक स्थान पर अगर रहे
तो आप प्लान ही कर लेते हैं काम करने के लिए। एज़ अ एक प्रशासनिक अधिकारी बार-बार तबादले किसी काम को कितना प्रभावित करते हैं, उस क्षेत्र को कितना प्रभावित करते हैं? जैसा मैं देख रहा था तो पता पड़ा कि वर्ष 2020 में लगातार आपके एक के बाद एक के बाद एक 3 से 4 तबादले हुए। तो उसका मानसिक क्या दबाव पड़ता है, मानसिक क्या प्रभाव पड़ता है और उससे काम कितना प्रभावित होता है? देखिए, पुलिस में और प्रशासनिक व्यवस्था में स्थायित्व आवश्यक है और इसी के चलते जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसके चलते हम किसी भी हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं फील्ड के, उनको ये व्यवस्था की गई है कि वो कम से कम 2 वर्ष तक उस स्थान पर कार्य करें। और कई बार कुछ परिस्थितियों के चलते आपको आकस्मिक रूप से स्थान परिवर्तन भी होता है, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें यदि आप निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं और आपको जो दायित्व आपको मिल रहा है, उस दायित्व को आप निर्वहन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ये भावनात्मक रूप से प्रभावित होने की बात नहीं है। क्योंकि कभी ऐसी परिस्थिति हो भी सकती है कि किसी वजह से आपको कोई दूसरा दायित्व दिया जाए, तो ये एक प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा भी हो सकता है। इसे भावनात्मक रूप से ना लेते हुए हमें ये समझना चाहिए कि हम कहाँ पर अपना जो काम सामने है उसको कितना बेहतर तरीके से संपादित कर कर सकते हैं। पर निश्चित रूप से हमारे जो व्यवस्था है उसका ये प्रयास रहता है कि 2 वर्ष तक कम से कम फील्ड के अधिकारियों को काम करने का अवसर दिया जाए। कहीं कोई ऐसी प्रशासनिक स्थिति है या कोई कई बार कुछ माननीय न्यायालय के निर्णयों की वजह से भी कुछ परिवर्तन होते हैं। तो वो प्रशासनिक तौर से अगर निर्णय हो रहे हैं तो कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं। बिल्कुल। गजेंद्र जी, आपसे यही प्रश्न मैं पूछूँगा कि जब अभी आप पुलिस के साथ लगातार काम कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा है कि चूँकि मैं गंज वासुदा से हूँ, वहाँ पर हार्टफुलनेस का एक बड़ा आश्रम है। वहाँ पर लगातार बच्चों को भी इसी प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाता है, स्कूली बच्चों को मेडिटेशन कराया जाता है। तो बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है और क्या वास्तव में कौन-सी उम्र से बच्चे मेडिटेशन कर सकते हैं? देखिए बेसिकली तो बच्चों के लिए बचपन से ही हमको ध्यान के लिए बिठाना चाहिए और इसलिए बिठाना चाहिए कि उनकी एकाग्रता और ठहराव उनके जीवन में बना रहे। मैं एक सामान्य व्यक्ति से कहूँ कि आधे घंटे के लिए तुम ये गाना सुन लो, कंटिन्यू वो सुन लेगा। मैं आपसे कहूँ कि 1 घंटे तक आपको ये गेम खेलना है, आप खेल लेंगे या फ़िल्म देख लेंगे। मैं आपको कहूँ कि 1 घंटे आपको कुछ भी नहीं करना, तो आप नहीं कर पाएँगे। आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अगर आप बाहर नहीं करेंगे तो फिर आपका दिमाग कुछ करेगा, कुछ ना कुछ सोचेगा। ये जो शांति का मनोभाव है, ये हमारी बॉडी का बहुत बड़ा पार्ट है। हम ऐसा क्यों है कि जब सोते हैं तभी हमारे को रिलैक्स होता है। शरीर तो यही है, हम लेट भी जाएँ अगर ना सोएँ, तो क्या उसको उतना रेस्ट मिल पाएगा? तो कौन-सी चीज़ है जिसको हम आराम देते हैं? हमारे पूरे पार्ट को एक समय पर कंप्लीटली रिलैक्सेशन चाहिए। अब चूँकि बच्चों में ये अगर होता है, तो हमने ये बहुत रिसर्च के बाद पाया है कि अगर बचपन से ही बच्चे आध्यात्मिक रूप से और ध्यान और योग के माध्यम से अगर अपने आप को संरक्षित रखते हैं, तो काफ़ी तरह के मानसिक रोगों से और काफ़ी तरह के शारीरिक रोगों से स्वतः ही बच जाते हैं। बिल्कुल। हमारी बातचीत के अब हम अंतिम पड़ाव में हैं, लेकिन मैम मेरे मन की एक जिज्ञासा है, जब हम तैयारी कर रहे थे तो सौरभ का भी ऐसा मानना है कि सबके अपने-अपने अनुभव होते हैं हर यात्रा करने का। आपने लगभग 20 साल की यात्रा एक आईपीएस के तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर कर दी। कई बार आपने कोई हज़ारों केसों से आप जूझी होंगे, लेकिन कुछ केस होते हैं जो सकारात्मक रूप से आपके दिमाग पर प्रभाव डालते हैं। एक तो उस केस की कहानी सुनना चाहूँगा। दूसरा, कोई एक केस जिसने आपको मानसिक रूप से बहुत परेशान कर दिया हो, ऐसा कोई घटना हो सकती है, कोई केस हो सकता है, कोई कहानी हो सकती। जी, बहुत सारे केस ऐसे हैं जो हमको कहीं न कहीं हमारे दिल को छू जाते हैं और एक बहुत संतोष का भाव दे कर के जाते हैं। एक भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक माइनर बच्ची का केस था और वो बच्ची बहुत कहना चाहिए कि बोलने समझने में उतना वोकल नहीं थी, उतनी प्रभावी रूप से अपनी बात नहीं रख सकती थी और अनफॉर्च्युनेटली जब वो एक एनजीओ के द्वारा वो ट्रेस हुई कि वहाँ पर स्टेशन पर लावारिस घूमती हुई हालत में और उसका जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो पता चला मुश्किल से 12 वर्ष की वो बच्ची थी और पता चला कि उसके गर्भ है और किसी 12 साल की। जाति जी हाँ, तो वो किसी की जाति का शिकार हुई है। तो उस केस में वो केस में मुझे इसलिए बहुत
कहना चाहिए मुझे छू गया, क्योंकि उसके लिए कोई प्रेशर हमारे ऊपर नहीं था। मीडिया में भी ये कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ये केस हाईलाइट नहीं हुआ, और किसी वरिष्ठ अधिकारी का भी कोई प्रेशर नहीं था, कोई न्यायालय का भी प्रेशर नहीं था। लेकिन उस केस को हमने एक संवेदनशीलता के साथ उस बच्ची को किस तरीके से उसको कम्फर्ट दिया जाए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मैं आज भी याद करती हूँ हमारे स्टाफ की जो लेडी स्टाफ में कुछ जो बच्चियाँ थी, उन्होंने उसकी बड़ी देखभाल की। वहाँ 24 घंटे की ड्यूटी हमको हॉस्पिटल में हमने लगाई, क्योंकि उसके पेरेंट्स या उसके फैमिली मेंबर्स का कुछ अता पता नहीं था। फिर हमने उनको ट्रेस किया, उस बच्ची से ये पूछना समझना कि उसके साथ क्राइम कैसे हुआ है, कौन उसमें आरोपी है, और हमको उसमें करीबन 8 आरोपी उसमें हमने पकड़े, जो उसके साथ में दुराचार कर रहे थे, और वो भी स्टेशन के आसपास के लोग थे, कुछ वयस्क थे, कुछ उसमें भी माइनर थे। और ऐसा करके 8 के 8 लोगों को उसमें सज़ा हुई, और उस बच्ची का परिवार मिला, उसको हमने क्षतिपूर्ति, जो विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम होती है, उसके तहत क्षतिपूर्ति हमने उसको कराई, और उसकी बड़ी देखभाल हमारे स्टाफ ने की, और जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, हाई कोर्ट के से ऑर्डर लेकर के वो करवाया, और इस प्रकार से उसकी पूरी व्यवस्था कराई। तो वो मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बड़े संतुष्टि का प्रकरण रहा। हालाँकि वो एक समाज का बड़ा विद्रूप चेहरा है उसमें, जो बहुत पीड़ित भी कर जाता है, जहाँ इतने छोटे बच्चे इस तरीके से अपराध का शिकार होते हैं। अनफॉर्च्युनेटली जो उसमें आरोपी थे, उनमें भी कुछ माइनर थे, और वो देख कर के भी एक पीड़ा होती है कि हमारे हमारे जो युवा हैं, जैसा अभी चर्चा हो रही थी, वो किस दिशा में जा रहे हैं, उसमें कुछ नशे के आदी थे। तो एक बड़ी चुनौती है समाज में, जो पूरी तरीके से जब इस प्रकरण को, इस तरह के प्रकरणों पर जब विचार किया जाता है, बहुत चुनौतियाँ हमको दिखाई देती हैं। लेकिन अच्छी बात मुझे ये लगी कि बिना किसी दबाव के, यानी उसमें पुलिस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, लेकिन आगे बढ़ कर के एक न्याय निष्ठा के साथ और एक संवेदनशीलता के साथ जिस तरीके से हमने और हमारी टीम ने उस केस को हैंडल किया, उसने मुझे बहुत संतोष दिया। परेशान करने वाले केसेस नो डाउट कई सारे रहते हैं। कई बार कोई डकैती होती है, कोई ऐसा हिंसा का प्रकरण होता है, या अंधे कत्ल होते हैं जो खुलासा नहीं हो पाते, या बहुत समय उनमें लगता है। तो ऐसे प्रकरण किसी भी पोस्टिंग में ऐसे प्रकरण आते हैं, और एक बड़ा प्रयास करके हम लोग उसको, कोशिश तो हमारी यही रहती है कि 100% डिटेक्शन रहे, पर कई बार कुछ केस रह भी जाते हैं। तो पार्ट ऑफ द जॉब है। उसमें ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा परेशान शायद ही मैं हुई होंगी, लेकिन निश्चित रूप से चुनौतियाँ आती हैं, तनाव के क्षण होते हैं, और जब तक उन केसेस को हम लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुँचाते, वो एक प्रयास रहता है कि किस तरीके से इनका समाधान हो। आपकी ड्यूटी के दौरान तमाम प्रकार के दबाव होते हैं, जैसा आपने बताया। मीडिया का एक अलग तरीके का होता है, मीडिया को तुरंत ब्रेकिंग चलानी, उसके बाद फिर उसमें कुछ चीज़ें जोड़नी है अपनी तरफ से, एक वो। दूसरा राजनीतिक दबाव, तीसरा एक नैतिक दबाव अपना खुद का भी होता है। तो इन सारी चीज़ों को एज़ अ ह्यूमन बीइंग यदि आप ध्यान नहीं करती होती, एज़ अ ह्यूमन बीइंग आपको चूँकि ध्यान करती हैं, तो पुलिस के जवान कैसे कंट्रोल करते होंगे? ये चुनौती होता है, लेकिन जो मैं सोचती हूँ कि दबाव आप तभी लेते हो जब आप उसको अलाउ करते हो। अगर आप को लीगल पोजीशन क्लियर है, अगर आप उसके लिए प्रयास कर रहे हो निष्ठा से, आपको पता है कि आपकी सच्चाई क्या है, और एक पारदर्शिता के साथ जब आप किसी भी जो स्टेक होल्डर हैं उनको जब आप बात रखते हो, मुझे लगता है जनता और मीडिया और जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, वो सभी ये चाहते हैं कि पुलिस प्रयास ज़रूर करे। पहली चीज़ तो कि पुलिस सुनवाई करे बेहतर तरीके से, और उसके बाद एक की पीड़ित का प्रकरण सुन लिया जाए अच्छे से, और दूसरा कि एक सच्चाई के साथ उसमें प्रयास किए जाएँ। कई बार होता है कि केस डिटेक्ट नहीं हो पाते, या कुछ और समय उसमें लग रहा होता है, लेकिन अगर पुलिस के प्रयास बेहतर होते हैं, तो जनता भी इस बात की सराहना करती है, मीडिया भी इसको समझती है। तो एक तालमेल के साथ में वो व्यवस्था चलती है, और बेहतर परिणाम सब बहुत बार हमको इनपुट्स जनता से भी आते हैं, मीडिया से भी बहुत अच्छे इनपुट आते हैं। तो जहाँ तक दबाव की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लेंगे तो दबाव है, और हम ईमानदारी से हम काम करेंगे, तो फिर सभी इसको समझते हैं और सहयोग देते हैं। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आप दोनों से। आप चूँकि अभी प्रशासनिक अधिकारी हैं, लगभग 20 साल आपकी सेवाओं को हुए हैं।
और क्या वास्तव में आप अभी जिस पोजीशन पे हैं, जो आपने बचपन में सोचा था जब आपको ये लगा कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो क्या वो वाला ख्वाब पूरा हुआ? और दूसरा ये आप दोनों से है सवाल कि जब कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, तो उसको आपकी क्या सलाह रहेगी? और आपसे ये सवाल है कि आपकी संस्था ने भी अब कई ऐसे यो नवागत प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान देने का जो ट्रेनिंग सेशन शुरू किए हैं। तो दोनों की एक-एक सलाह ध्यान को लेके आपकी और आपकी अपने अनुभवों को लेके। अ, आपने कहा कि मैंने जो सपना देखा था तो अभी मैं कहाँ पाती हूँ, मुझे लगता है कि इतना तो फिर भी नहीं देखा था और मैं बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत खुश हूँ इस करियर में और मुझे ऐसा लगता है कि इसने मुझे समाज में अपनी क्षमताओं की, योग्यताओं की अभिव्यक्ति के लिए बहुत अच्छा माध्यम दिया है और आगे भी बहुत अवसर हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस भूमिका में समाज के बीच में मौजूद हूँ और सलाह मेरी यही रहेगी कि जो करिए वो दिल से करिए। अपने लक्ष्य चुनिए तो दिल से चुनिए। अपने दिल की आवाज़ सुन कर के लक्ष्य का चयन करिए और जब आपने लक्ष्य चयन कर लिया है तो उसमें जो प्रयास करिए वो पूरे दिल से होने चाहिए। कोई एक अफ़सोस नहीं रह जाना चाहिए कि हमने सोचा तो ये था लेकिन कहीं हमने प्रयासों में कमी छोड़ी है और परिणाम ऊपर वाले के हाथ में छोड़ी है। बहुत अच्छा ये प्रश्न बहुत सार्थक है आपका। देखिए, हमारा उद्देश्य तो पूरी व्यवस्था को लेकर के है। हम अकेले ध्यान नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़ तो। हम पर्यावरण पे भी काम कर रहे हैं। हमने एक पहाड़ गोद लिया जिसमें पानी 1500 फीट नीचे तक था, रतलाम के पास शिवगढ़ में। आज वहाँ पर पानी ऊपर आ गया है। वहाँ के लोग अक्टूबर-नवंबर में 6 किलोमीटर दूर पानी लेने जाते थे। आज उन कुओं में आज पानी उपलब्ध है। एक इकोसिस्टम जनरेट हुआ। वहाँ वो लगभग 150 तरह के पक्षी आ गए जिनको कभी लोगों ने देखा नहीं। तो पर्यावरण यानी प्राण, उस प्राण के लिए कार्य करना भी प्राणाहुति का कार्य है। तो ध्यान केवल इसलिए नहीं है कि मानव को हम ध्यान सिखा दें, नहीं। ध्यान वो चीज़ है जो हर एक व्यक्ति को ध्यान से देखना सिखा दे, वो ध्यान है। हम सब लोग ध्यान से इस चीज़ों को देखने लगें जहाँ हम हैं, तब ध्यान सफल है। हमको ऐसे व्यक्तित्व निर्माण का कार्य करना है। लेकिन अभी समाज के सहयोग की आवश्यकता है। हार्टफुलनेस 40,000 गाँव में जाकर के आपको बताएँ, हम 2023 में हम 40,000 गाँव में जाकर 1 करोड़ 13 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में ध्यान के बारे में जागरूक कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा ह्यूज टारगेट था, सरकार के लिए भी टास्क है। 45 दिन में 1 करोड़ 13 लाख लोगों तक आप नहीं पहुँच सकते। विश्व भर के 10,000 से अधिक प्रशिक्षक आकर के, बड़ी-बड़ी कंपनियों के सीईओ आकर के, बड़े-बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर आकर के गाँव में 3-3 दिन रुक के गए, लोगों को ध्यान करा के गए। केवल सिंगल आदेश में कि दाजी ने बोला है। तो दाजी वो महानतम विभूति हैं। वो व्यक्तित्व का प्रकटन हुआ है उनसे ईश्वर के, जो सिखाता है कि उनको देख कर के हमको करना क्या है। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे पर्सनैलिटीज़ आएँ और समाज के उत्थान के लिए सतत काम करें। श्री रामचंद्र मिशन इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है कि सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और अंत में एक वाक्य के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। लोका समत्वा सुखिनो भवन्तु। बिल्कुल, तो आज की इस महत्वपूर्ण और बहुत रोचक चर्चा में हमने जाना कि कैसे एक प्रशासनिक अधिकारी ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को, अपने जीवन में मिलने वाले टास्कों को, तमाम दबावों को, तमाम प्रकार की चीज़ों को समन्वय के साथ पूर्ण कर सकता है और किस तरीके से ध्यान करने मात्र से आपके जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार की और बातचीत अगले हमारे कुछ नए मेहमानों के साथ हम दोबारा लेकर आपके बीच में आएँगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।